हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में बच्चों आज हम देखने वाले हैं पार्ट 5। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बच्चों पार्ट 1 से लेकर जो है 4 तक की वीडियो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिस किसी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से बच्चों पार्ट 1, 2, 3, 4 की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 का नाम है इंडिया अर्थात भारत। पाठ का नाम हमें दिया गया है बच्चों इंडिया अर्थात भारत। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हमें प्रश्न दिया है, प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? तो हमारा उत्तर है 1950। 1950 में जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। और 1947 में क्या हुआ था बच्चों? 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था। जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1947 से मनाना चालू हुआ था। और जो हमारा भारतीय संविधान है वो 1950 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया? भारत को इंडिया नाम किसने दिया? उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। प्रश्न नंबर 3 है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है? कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें भारत का नाम उल्लेख मिलता है? तो उत्तर बच्चों हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, राइट आंसर है विष्णु पुराण। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा इंडिया दैट इज भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंडिया दैट इज भारत। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से पहले किस शिलालेख में किया गया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया था? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर फारसी शिलालेख में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था? जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था वो देश बताना। तो ईरान को पूर्व में क्या कहा जाता था बच्चों? फारस कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7 है, वेन जुआनजेंग किस देश का निवासी था? जो हेनसांग जुआनजेंग है वो किस देश के निवासी थे? तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ये चीन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बच्चों? ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा, चीन के निवासी था। प्रश्न नंबर 8 है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसी प्रकार इंडे शब्द है। जिस प्रकार जो इंडिया है वो कैसा शब्द है? अंग्रेजी। इसी प्रकार इंडे शब्द कौन सा है? तो उत्तर बच्चों हमारा हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 9, सप्त सिंधु का अभिप्राय है। सप्त सिंधु का अभिप्राय है बच्चों 7 नदियों की भूमि। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 7 नदियों की भूमि। प्रश्न नंबर 10, 1947 के बाद भी इनमें से कौन सा देश भारत का अंग था? 1947 के बाद भी इनमें से कौन सा देश है जो भारत का अंग था? तो उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें जो शब्द दिए गए इनमें से चुनकर सही रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहला रिक्त स्थान है, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम मिलता है। तो चीनी ग्रंथों में भारत का नाम क्या मिलता है बच्चों? तियंजू। यहाँ पर हम लिख देंगे तियंजू मिलता है, या फिर आप यहाँ पर नंबरिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद है, प्राचीन ग्रंथ में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन ग्रंथ में भारत शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है बच्चों? ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर सी, प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णता एक शब्द है। प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णता एक कैसा शब्द है बच्चों? उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें भौगोलिक। यहाँ पर हम लिख देंगे भौगोलिक शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत में भाषा में किया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बच्चों हो जाएगा? चीनी भाषा में। कौन सी भाषा में किया?
चीनी भाषा में किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट रिक्त स्थान हमें दिया है, महाभारत काल में वर्तमान बांग्लादेश की भूमि वाले स्थान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बंग। क्या कहते हैं इसे, बंग कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं समुद्र के और हिमांचित पर्वतों में बताई गई हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, समुद्र के उत्तर और हिमांचित पर्वतों के दक्षिण में बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए तथा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का किया गया है, पहला हमारा हो जाएगा भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप। भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा छठी शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किया। चित्र 5.2 में भारत के उत्तर पश्चिम में पर्वतमाला दिखाई देती है। कौन सी पर्वतमाला दिखाई देती है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों हिंदू कुश। यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदू कुश पर्वतमाला दिखाई देती है। हिंदू कुश पर्वतमाला दिखाई देती है। लास्ट प्रश्न है सम्राट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सम्राट अशोक के शिलालेख में जम्बूद्वीप का उपयोग संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया है। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर, जहाँ हमें दिए हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चों, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंस न्यूज़ होती है, IMP क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, वो सब यहीं आपको सॉल्व कराए जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपकी परीक्षाएं, एग्ज़ाम है, बुक्स हैं, उन सभी के आंसर आपको इस चैनल पे कराए जाते हैं। इसलिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। प्रश्न है बच्चों, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है। उत्तर है, हमारे देश को दक्षिण भारत में भारतम नाम से पुकारा जाता है। कहाँ पुकारा जाता है बच्चों, दक्षिण भारत में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा हमें बतानी है। उत्तर है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। प्रश्न नंबर 3 है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है। महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, जम्बू द्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है। जम्बू द्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है बच्चों, जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान में भी कौन से देश है जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल थे। वर्तमान में कौन से देश है जो जम्बूद्वीप में शामिल है, तो उत्तर है, प्राचीन जम्बूद्वीप में उस समय आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर 6, भारत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है। भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है। उत्तर है, यहाँ पे बच्चों आप भरत कर लीजिएगा, यहाँ पर भारत नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के प्रमुख वैदिक समूह से है। प्रश्न नंबर 7, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था। उत्तर है, कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। क्या नाम था बच्चों, पहले केप कुमारी नाम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। उत्तर है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है, समूचे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों,
भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, चीनी शब्द तियंजू कहाँ से लिया गया? जो चीनी शब्द तियंजू है वो कहाँ से लिया है? उत्तर है, चीनी शब्द तियंजू संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत का सिंधु शब्द से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए? तो भारत ने विदेशियों को क्या क्या नाम दिए हमें बताना है। फारसी ने क्या नाम दिया बच्चों? भारत को हिंद और हिंदू। यूनानियों ने क्या नाम दिया है भारत को? इंडिया। लैटिन ने भारत का नाम भारत ही दिया है। चीनी ने भारत को क्या नाम दिया? यिंतु या तियंजू। और अरबी और फारसी देश ने भारत को कौन सा नाम दिया? हिंद और हिंदुस्तान। और अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया है? इंडिया। फ्रेंच ने जो है भारत को कौन सा नाम दिया? इंद्र या फिर आंध्र। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है? प्राचीन चीनवासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क है? उत्तर है, सिंधु से चीनी शब्द तियंजू लिया गया, जिसे स्वर्गतुल्य स्वामी के रूप में समझा जा सकता था। यहाँ भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में सम्मानित किया, जो उनके ज्ञान और धर्म का स्रोत था। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान से क्या आशय है? उत्तर है, संविधान किसी देश के आधार सिद्धांत और कानूनों को बताने वाले प्रलय है, जिनके आधार पर देश का संचालन किया जाता है। संविधान यह तय करता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी, उसके अधिकारों और कर्तव्य क्या होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। यह हमारे देश का मूल कानून है। संविधान क्या करता है बच्चों? यह संविधान तय करता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी, उसके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। यही हमारा संविधान रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यूनानी भाषा में ह अक्षर के न होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? यूनानी शब्द में क्या है? ह अक्षर नहीं है। ह अक्षर नहीं है, उससे हमारे हिंदू शब्द पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, यूनानी शब्द में ह अक्षर नहीं होता था, इसलिए जब यूनानी लोग सिंधु शब्द बोलते थे तो वह ह के बजाय ई का प्रयोग करके इंडोई या इंडिके कहने लगे। इसी बदलाव से आगे चलकर हिंदू और इंडिया जैसे शब्दों का नामकरण हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? उत्तर है, निवासी शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। जैसे भारत के लोग भारत के निवासी हैं। इस शब्द से यहाँ समझ आता है कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, किस क्षेत्र का रहने वाला है। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, प्राचीन समय में विदेशी लोग भारत में व्यापार, यात्रा, शिक्षा, धर्म और आक्रमण जैसे कारणों से आते थे। किस किस कारण से आते थे विदेशी भारत में? या तो व्यापार करने, या फिर यात्रा करने, शिक्षा लेने, धर्म देखने और आक्रमण करने के कारण से आते थे। प्रश्न नंबर 7 है, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए हैं, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर है, भारत को दिए गए विदेशी नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों की पुस्तकों, नक्शा और विदेशी लेखों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? प्राचीन ग्रंथों में, यात्रियों की पुस्तकों, नक्शा और विदेशी लेखों में मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत को संघ क्यों कहा गया है? भारत को संघ क्यों कहा गया है? उत्तर है, भारत को संघ कहा गया है क्योंकि यहाँ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, जो मिलकर एक देश बनाते हैं। सभी राज्य एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसलिए भारत का एक संगठनात्मक गणराज्य है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी इतना ही रहा होगा? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है बच्चों हमारा नहीं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था। कैसे था बच्चों? जब हमारा भारत में जब आज़ादी नहीं हुई थी, उसके पहले पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, जिससे क्या हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा हुआ था।
इसी कारण जो हमारा पहला क्षेत्रफल 32.8 लाख से क्या था, ज़्यादा था। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी शामिल थे। कौन कौन से देश शामिल थे? आज़ादी के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिससे जो था हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा था। स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कारण भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। कम कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तान अलग देश बन गया, बांग्लादेश अलग हो गया और म्यांमार अलग देश हो गया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां झेलम, चिनाब और रावी है। झेलम, चिनाब और रावी है। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न पर हम आ चुके हैं बच्चों। इस प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। संदर्भ पाठ के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा समझाई। जो प्राचीन लोग हैं अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे, इसका हमें उदाहरण देना है। उत्तर है, प्राचीन भारतीय अपने आसपास के भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कई नदियों का वर्णन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग नदियों के महत्व को जानते थे और उनके मार्गों से परिचित थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा गया है? इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के कौन कौन से देश सम्मिलित थे? उत्तर है, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप कहने के पीछे मुख्य कारण जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से। यहाँ वास्तव में भारत में पाए जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे जम्बू वृक्ष कहते हैं। इस समय के जम्बूद्वीप, जिसे वर्तमान के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश सम्मिलित थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, सप्त सेधव की 7 नदियों के नाम लिखिए। सप्त सेधव की 7 नदी कौन कौन सी बच्चों? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता जिसे हम झेलम बोलते हैं, अश्किनी जो आज हम इसे चिनाब बोलते हैं, परुष्णी जिसे रावी नदी कहा जाता है, शतुद्री जिसे सतलुज और विपाशा जिसे व्यास नदी हम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जुआनजेंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। तो उनकी उपलब्धियां हमें बतानी है। पहली उपलब्धि, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। दूसरे नंबर पे है, उन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही विस्तृत सटीक वर्णन किया है। इसके बाद है नंबर 3, भारत से अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां अपने साथ चीनी ले गए और उनका अनुवाद किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था? उत्तर है, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत शब्द का प्रयोग एक ऐसे भूभाग के लिए किया जाता था जिसकी सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं थी। इस क्षेत्र में बहुत से राज्य थे और उनके अपने शासक थे। यह राज्य इस समय समय पर बदलते रहते थे। ये कभी कोई राज्य बड़ा हो जाता था तो कभी कोई छोटा। इसके विपरीत आज भारत एक स्वतंत्र देश है जिसकी सीमाएं निश्चित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी? उत्तर है, बहुत समय पहले विदेशी लोग भारत आए तो वे भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिमी दिशा से आए थे। वहां उन्हें सिंधु नदी मिली जो उस समय भारत की सीमा के पास बहती थी, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु नदी के नाम से पहचाना। गंगा नदी भी बहुत बड़ी और पवित्र थी, लेकिन वह भारत के अंदर के हिस्से में थी। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।